साहब हमने हमारे बैंक को ऐसे मुसीबत से निकाला है कि आप यकीन नहीं कर सकते। हमारे बैंक पे कुछ लोगों ने तो नज़र गड़ाए हुए थे कि इन बोर्ड के मेंबर्स को कुछ समझता है नहीं, तो इन लोगों को यूं ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो एक ऑडिटर को हाथ में पकड़कर कुछ लोगों ने बैंक का डी लाइसेंसिंग करने का काम अपने हाथ में लिए थे। कल अगर समझो हमारे बैंक में अगर कोई मुसीबत आती भी है तो हमारी बैंक पूरे ईमानदारी के साथ और पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेंगी। लोग अगर बोलते कि हम हमारा पैसा चाहिए, ये आपका पैसा। 2019 के पहले हमें सिर्फ 10 करोड़ पे सिर्फ 7 लाख रुपए मिले थे इन्वेस्टमेंट के। लेकिन 19-20 में, सन 2019-2020 में हमने जो इन्वेस्टमेंट किए उस पर मुझे 20 लाख रुपए मिले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। मैंने कोई भी जो सिक्योरिटी है वो अवेलेबल फॉर सेल यानी AFS नहीं रखा। मैंने सारी की सारी हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी मैंने अगर खरीदा वो 5 साल के लिए खरीदा हूँ तो 5 साल के लिए रखा हूँ मैंने वो। उस पर मुझे ब्याज भी मिलेगा। और अगर मुझे मान लो अगर मुझे बेचने की अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर 100 रुपये की अगर सिक्योरिटी अगर 101 रुपये अगर बनता है तो वो 100 रुपये 1 करोड़ की अगर मैं बेचता तो मुझे 1 लाख रुपये मिलता है। आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ है एडवोकेट मिलिंद गाणार। एडवोकेट मिलिंद गाणार ये मध्य भारत की जो सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र की अग्रणी संस्था है, यानी कि अग्रणी बैंक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागपुर, इसके संचालक हैं। और संचालक मंडल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक जिसे वरिष्ठ संचालक के रूप में हमेशा जो अगुवाई करते हैं और लीडिंग रोल के साथ बैंक को आगे भी लेकर चलते हैं। सन 1989 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इतने वर्षों का बैंक है, 3 दशकों का वक्त बीत चुका है। इन 3 दशकों में बैंक इस नाम के साथ आगे बढ़ी है और अपनी पूरी विश्वसनीयता के साथ आगे बढ़ी है। आज आपको बताते हैं, क्योंकि बाबा साहेब का ये जो सेगमेंट है, आर्थिक सेगमेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट रहा। बाबा साहेब की अन्य पहचान के साथ बाबा साहेब को एक इकोनॉमिस्ट के रूप में भी पहचाना जाता है और उनके नाम के साथ नागपुर में खड़ा हुआ ये बैंक, आपको याद दिला देते हैं कि इस बैंक की स्थापना बौद्ध प्रिय वासुदेवराव कोंडबाजी गाणार साहब ने की थी, जो अंबेडकरवादी आंदोलन के क्षेत्र में वाको गाणार के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम इस बैंक की वास्तविकता को और इसके उद्देश्य को और इसके निर्माण को और इसके सफर को आप तक पहुंचाएंगे, ताकि ये एक प्रेरणा का हिस्सा भी बने। एडवोकेट साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज ये बड़ा अच्छा मौका भी पड़ा है कि आपसे ये बात करने का अवसर मिला। हम ये बात समझना चाह रहे हैं कि जब बौद्ध प्रिय वाको गाणार साहब ने सन 1989 में इस बैंक की स्थापना की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुझे लगता है कि उस वक्त में जब इस बैंक की स्थापना हुई, आप भी इतना तो समझते होंगे कि इस बैंक का निर्माण क्यों हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी तो वाको गाणार साहब नहीं रहे। देखिए कैसे 1989 की बात है ये जहाँ तक, और उससे पहले का अपन 3-4 साल पहले का अपन पीरियड पकड़ते हैं। उस समय मैं ग्रेजुएशन में था, तो उस समय प्रोफेसर श्याम कुंवर हुआ करते थे। अच्छा। अंबेडकर कॉलेज में। वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट आई हैव एवर सीन। मतलब दीक्षा भूमि नागपुर का कॉलेज। बिल्कुल। श्याम कुंवर साहब यानी एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जिसके हम कहते हैं, वो गाणार साहब से बड़ी उनकी अच्छी पट्टी थी। अच्छा। बड़ी अच्छी वाकई थी उनकी। तो उन्होंने गाणार साहब बोले, आप हमेशा ये आंदोलन ये वो दुनिया भर का काम करते, बोले लोगों को हम क्या दे रहे हैं, बोले कुछ नहीं। तो मेरे पिताजी को पता नहीं क्या लगा, मतलब कोई रचनात्मक बात होनी चाहिए। तो वो उनका कहना यही था। तो मेरे फादर उस समिति के रूम में बैठे थे, स्मारक समिति के रूम में, वो रुक गए। क्या बोलना चाहते हो, बोले आप। बोले समाज को क्या दे रहे हैं, बोले हम आज हमारा समाज जो है, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए हमारा समाज लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाता है। बोले क्या हम अपने समाज को आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत कर सकते हैं। तो श्याम कुंवर साहब ने बोले क्यों ना हम एक बैंक स्थापन करें, कोऑपरेटिव बैंक। मेरे फादर इन्हें पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन उन्हें जो निचले तबके का आदमी जो था
जिसकी मूलभूत जरूरतें जो होती है वो समझने की क्षमता बड़ी जबरदस्त थी। अच्छा। तो उन्होंने वो मुद्दे को उन्होंने बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लिया। श्यामकुमार साहब बोले ये इसके लिए क्या कर सकते हैं ये बताइए। बोले उतने में ही थोड़ी देर में उनके खास दोस्त फुलझेले साहब आ गए। अच्छा। उन्होंने बोले अरे तुम्ही ऐकलं काय म्हणे श्यामकुमार काय म्हणतात। मतलब सदानंद फुलझेले सदानंद फुलझेले साहब वो कोई भी बात थी तो वो दोनों शेयर करते थे। यानी चाहे अच्छी हो बुरी हो वो दोनों शेयर करते थे। अरे ऐकलं का म्हणे काय म्हणून राहिले श्यामकुमार म्हणे म्हणे बँक स्थापन करे। तो फुलझेले साहेब ने अशी मजा अरे म्हणे आपण कुठे शिकलेले नाही काही नाही म्हणे बँक स्थापन करायला चालले। अरे नहीं नहीं म्हणे अपन करूँ म्हणे। और जो उस दिन से उनके धुन सवार हो गई फिर उन्होंने कुछ लोगों को बुलाए जैसे प्रोफेसर कोल्ले थे, बालकृष्ण जी लोखंडे थे और ऐसे बड़े बड़े ने नामचीन लोगों को जैसे प्रिंसिपल गणवीर साहब थे पीडब्ल्यूएस कॉलेज के, इनको ही बुलाया उन्होंने। और फिर इन लोगों को एक बैठक लेकर उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कि भाई मुझे प्रोफेसर श्यामकुमार ने ये आइडिया दिया और मैं ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए मैं इसके लिए आगे जाऊंगा। तो कुछ लोग तो गनर साहब के वेल विचर तो थे लेकिन कुछ लोग विरोधक भी थे। तो बड़ी धीमी आवाज में कानाफूसी होती थी कि साला ये पैसे खाने का नया धंधा चालू कर रहा है क्या। अच्छा। मेरे पिताजी मुझे ये बताते थे, बोले मिलिंद ऐसी भी चर्चा होती है क्योंकि बैंकों के साथ आर्थिक व्यवहार तो जुड़ते ही है। हाँ। तो वो बताते थे मुझे कि बोले मिलिंद ऐसी ऐसी चर्चा होती है। बोले मैं उस समय खैर ज़्यादा उम्र तो नहीं थी, अभी ग्रेजुएशन ही हो रहा था। मुझे बड़ा बुरा लगता था मेरे फादर को कोई ऐसा बोलता था। मैं उनको बोलता था कि दादा ये क्या है, ये ऐसे बोल। अरे कुछ नहीं बोले, तेरे पिताजी की चर्चा हो रही ना, बोले ये काफ़ी है। बोले हमको बैंक स्थापन करना ये करेंगे बोले। और उस दिन से उन्होंने फिर वो जो शेयर्स वगैरह जमा करना ये सारे उनके काफ़ी जो नज़दीकी लोग थे उनको चालू किए। और फिर गवई साहब एक दिन नागपुर आए और उस दिन उन्होंने वो पहला श्री गणेश चालू कर दी। इनके भले कितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हो लेकिन ऐसे कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में ये लोग हमेशा साथ में रहे। मैंने ये बात मार्क किया, गवई साहब हो गए, गनर साहब हो गए, फुलझेले साहब हो गए, ये हमेशा साथ में रहे, कंस्ट्रक्टिव काम के लिए बड़े साथ में रहे। और ये इसकी शुरुआत वहीं से हो गई। बस ये वहां से शुरुआत हो गई। उनका एक ही बड़ा अभी तो हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है इसकी जो मेन ब्रांच है जहां से मुख्य कार्यालय है वो नागपुर के बिल्कुल हृदय स्थल और दीक्षा भूमि के साथ बिल्कुल लक्ष्मी नगर स्क्वायर पर है। इसका एक जो ब्रांच है वो इंदौरा में है, दूसरा एक ब्रांच जो है वो त्रिमूर्ति नगर में है। इसकी शुरुआत क्या वहीं से हुई या फिर इसका कोई और भी ये रहा? नहीं, इसके पीछे स्मारक समिति एज सच ये जो संस्था है ना इसका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति। जी हाँ, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर, इस संस्था का बड़ा हाथ है। वो इसीलिए कहता हूँ मैं कि मेरे फादर तो फाउंडर मेंबर थे दीक्षा भूमि स्मारक समिति के, फुलझेले साहब और मेरे फादर ये फाउंडर मेंबर। तो उनका कहना ये था कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अगर हम बैंक चालू करते तो क्यों ना हम दीक्षा भूमि के नजदीक ही कहीं बैंक चालू करें। अच्छा। हाँ, ये उनके दिमाग में थी क्योंकि उनका कहना यह था कि हमारी संस्था एक तो चलती नहीं है, लोग उसे चलने देते नहीं है, उसको जिंदा रखना है। मतलब पहला काम वहीं से शुरू बस। तो उन्होंने ये काम वहां पर चालू किए। गवई साहब को बोले कि आपको शेयर लेना है। गवई साहब ने भी अपने जेब से पर्स निकाला, ये मेरे पैसे, बोले शेयर लो। पहला शेयर होल्डर अगर हमारे बैंक का कोई था तो वो थे हिज एक्सीलेंसी रासू गवई साहब। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से जो शेयर लेना चालू हो गया और धीरे धीरे करते करते बहुत सारे लोग जुड़ गए, जैसे सूर्यभान वाघमारे उत्तर नागपुर में प्रोफेसर साहब। अरे हरफन बोला आदमी, अपने शबनम बैग लटकाए चले पैदल ही पैदल मीलों दूर तक चले जाते थे। अरे तू बैंक का मेंबर आए करे नहीं क्या, चल शेयर गए। मेरे फादर भी वैसे हो गए थे, अरे काय तू बँकेचा मेंबर आहे काय, नाही आहे का, चल के शेअर घे बरं, अरे 100 रुपयाचा शेअर आहे घे, काही नाही होत, चल 200 रुपयाचा शेअर आहे घेऊन टाक। जैसे तैसे बैंक का शेयर कैपिटल जमा हो गया और 1989 में गनर साहब ने अपने परिश्रम से बैंक का लाइसेंस लेकर आया। ये लगभग 3 दशक का वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने तय किया। आपको क्या लगता है कि जिन उद्दिष्टों के साथ बैंक खड़ा हुआ था उन उद्दिष्टों को पूरा करने में बैंक कितना प्रयास कर पाया या फिर उस दिशा में कितना चल पाया है? इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सिर्फ गनर साहब को। वो किस लिए जाता है वो भी बता देता हूँ। हम एक सादा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अगर एक बीज होता है
हम बीज रोपण करते हैं ना जमीन में, वो बीज को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है जमीन फाड़ के बाहर निकलने के लिए। ये तो उन्होंने उनके रहते में किया। तो ये उन्होंने वो संघर्ष किया है। वो हम तो अरे पेड़ बड़ा हो गया, उसको फल लग रहे हैं, हम तब खाने आए जी। अच्छा, हम आप तब आए। लोगों की एंट्री बाद में हुई? अरे घानार साहब के जाने के बाद ही हमारी एंट्री हुई ना। घानार साहब ने तो पूरे पेड़ को बड़ा कर दिए। उन्हीं के वक्त में इंदौरा ब्रांच, उन्हीं के वक्त में त्रिमूर्ति नगर ब्रांच आई है। वो भी मेडिकल ब्रांच आना चाहिए था, कुछ लोगों ने वो लेटर दबा दिए और वो रिजर्व बैंक को डायरेक्टली लिख दिए कि नहीं, हमको मेडिकल ब्रांच नहीं होना, त्रिमूर्ति नगर होना। अच्छा, इस वजह से त्रिमूर्ति नगर, वरना हमको तो मेडिकल ब्रांच मिली थी। तो ये सारी बात, ये सारी जो मेहनत का जो काम था, जो बैंक को स्थापन करना, संस्था स्थापन करना और उसको सक्सेसफुली इतने दिन चलाना, ये घानार साहब ने किए। और उस समय छोटे छोटे लोन हुआ करते थे, 10,000, 15,000, 20,000 बहुत हो गए। तो जो सादी जरूरतें जिनकी रहती थी, जिनको नहीं मिल पाती थी, उनको लोन देकर उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग करने का अच्छा, काम घानार साहब ने किया। आप इतने बरसों से बैंक को अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक संचालक के रूप में, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि ऐसे कितने परिवार हो सकते हैं आपकी जानकारी में कि जिन परिवारों का आधार बनी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैंक? हजारों परिवार का आधार बनी है, गिना नहीं जा सकता। नहीं, हमें देखिए कैसा है बोले साहब, अगर मान लीजिए मैं अगर 2 परिवार को भी अगर खड़ा करता हूं, 2 परिवार, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, 2 परिवार को भी अगर मैं खड़ा कर पाया तो मैंने कुछ किया है, ये समझ सकता हूं मैं। क्योंकि आपको और कोई दूसरा मदद करता ही नहीं है। यहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लाइज देयर कि हम अगर कहीं जाए तो हमको कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। एक वक्त था कि जहां कॉलेजेस में लड़कों को एडमिशन नहीं मिलती थी तो अम्बेडकर कॉलेज खड़ा किया गया। ये इतिहास तो आपको भी मालूम है। और बस यही कारण था कि बैंक भी उसी कारण से खड़ा हुआ। बस, और हमारे बाबा साहब के नाम पर जो संस्थाएं बनती है वो चलती नहीं है। ये मिथक को तोड़ना था हमें। ये मिथक तो अब टूट गया है, ये हमने तोड़ दिए, ये तोड़ दिए और सक्सेसफुली कामयाबी से चला रहे हैं हम। और बाकायदा अभी आज के तारीख में मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है इस बात का कि हम बाकी बैंकों के साथ कंपटीशन में खड़े हैं। बाकी बैंक हमारा देखा देखी बहुत सारी चीजें करती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। आज अगर इस तुलना में मैं आपसे पूछूं कि भाई बैंक जहां से खड़ा हुआ था वो बैंक की स्थिति और आज की बैंक की स्थिति, तो इसका आप कैसा एनालाइज करते हैं इस चीज को? देखिए, मैं तो 1999 से मैं संचालक हूँ, कंटिन्यूस में चुनकर आ रहा हूँ। मैं काफ़ी साल तक तो मैं विरोध में ही बैठा रहा। 17 साल तक माननीय गजबी साहब अध्यक्ष रहे। हाँ, मतलब दूसरे पैनल के समता पैनल के लोग सत्ता में रहे और मैं विरोध में बैठा रहा। मैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पसंद तो नहीं थी। अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसको गलत बोलना मुझे कभी कोई शर्म नहीं आई और मैं सीना ठोक के गलत बोलता था कि ये गलत है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने रोकने की कोशिश की कि जिसमें बैंक का नुकसान ना हो। बैंक के फायदे की अगर बात है तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ में खड़ा रहा हूँ और वो काम में मैंने पूरा भी किया। लेकिन घानार साहब जब तक थे 99 तक, तो बैंक में 10 से 15 करोड़ के बीच में कुछ तो भी उनका कैपिटल था। और घानार साहब के जाने के बाद 17 साल में सिर्फ 30 करोड़ तक, 32 करोड़ तक आया डिपॉजिट। आप समझ सकते हैं, 85 से लेकर 99 तक, बीज से लेकर पेड़ बड़ा करने तक 15 करोड़ के करीब करीब ये आई थी डिपॉजिट्स। उसके बाद में 32 करोड़ की ये डिपॉजिट्स आई। अब मुद्दा ये आता है कि अगर 17 साल में भी अगर आप इतना ही डिपॉजिट ला सकते हैं तो क्या किया आपने इतने साल? मैंने पिछले रेजिम में 2015 अगस्त हमने चार्ज लिए सहकार पैनल ने। मैं सारे जो बैंक मेंबर्स हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक मौका दिए उनकी सेवा करने का। तो उस समय बैंक का जो डिपॉजिट्स था वो 32 करोड़ के करीब करीब था। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और सहकार पैनल जीत कर आया, कुछ लोगों ने वो डिपॉजिट्स विड्रॉ कर लिए
जिसमें तत्कालीन सीईओ भी थे, डिपॉजिट विड्रॉ करने वाले, कुछ बैंक के कर्मचारी थे, कुछ बैंक के तत्कालीन संचालक भी थे। मुझे बैंक के इतने लंबे टेन्योर में इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कभी कोई नहीं लगी। अब स्थिति क्या है बैंक की? आज की स्थिति में देखिए, 2015 में जब मैंने बैंक लिया था तो मुझे 27 करोड़ मिले थे मेरे हाथ में। आज मेरे पास डिपॉजिट्स, मैं आंकड़े वालों से बात करता हूँ, ये मेरे पास आंकड़े हैं, आज मेरे पास 57 करोड़ 67,97,000 मेरे पास है, जो उस समय के 2015 में जो स्थिति थी 132 करोड़ 16 लाख, जिसमें से 5 करोड़ आप माइनस कर दीजिए जो उन्होंने विड्रॉ किए थे। मैं आपको अगस्त की दे रहा हूँ, सॉरी 2015 की अप्रैल की दे रहा हूँ मैं स्थिति। अगस्त में तो 5 करोड़ विड्रॉ कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 80 से 90% डिपॉजिट में इंक्रीज किया हूँ। और मैं अगर सत्ता में हूँ और मैं चेयर पर बैठा हूँ और मैं सोच समझूंगा कि भाई बस मैं तो अभी बन गया हूँ तो लोग आकर मुझे बस डिपॉजिट देते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लोगों तक जाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मतलब ये बात भी आती है यहाँ, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैंक आगे बढ़ानी है तो ये बात भी आती है कि लोगों से संपर्क कराना होता है, उनसे इन्वेस्टमेंट भी लाना होता है, उनसे डिपॉजिट भी लाना होता है और उन्हें फाइनेंस की मदद भी करनी होती है। देखिए साहब, आप जब तक लोगों को बताएंगे नहीं कि आप कौन हैं, आपको कोई क्यों पहचानेगा। भाई मैं आज अंबेडकर बैंक का संचालक हूँ, ये तो मुझे बताना पड़ेगा ना लोगों को, ये बताना नहीं पड़ेगा क्या जी। और जब मैं बताऊंगा तो वो मेरे को पूछेंगे, अरे भाई संचालक है तू, करता क्या है तू, पूछेगा कि नहीं मुझे जी। तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई हमारी बैंक है, हम आपको लोन देते हैं, आप अगर उससे आपका कोई काम है तो आप आपका जीवन यापन आप सुधारो, और आपका जीवन यापन सुधारते हुए आप हमारे बैंक के भी पैसे वापस करो। चलिए, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैंक, तो बाबा साहेब के नाम से अगर ये बैंक खड़ा होता है तो ये बाबा साहेब के नाम के प्रति कितना सार्थक भी बना देता है उस नाम को। अगर ये समझना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये नाम अपने आप में विश्व का एक ऐसा नाम है कि जिस नाम को पूरी दुनिया आदर के साथ लेती है। अगर बैंक के साथ ये नाम जुड़ता है तो बाबा साहेब के नाम को ये कितना सार्थक बनाता है। साहब देखिए, ऐसा है, दुनिया के सबसे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट अगर कोई थे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे उस पर। ये तो बात आप मानोगे। अब किसी एमिनेंट इकोनॉमिस्ट के नाम पर अगर बैंक है तो हमें तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूवमेंट चलाई कि देश का जो गरीब से गरीब तबके का, पिछड़े वर्ग का जो आदमी होगा, जिसे कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती, जिसे जानवरों से बदतर ये दी जाती है, तो वो इंसान, उस इंसान को हमें अपने पैरों पे खड़ा करना है, आर्थिक दृष्टि से सक्षम करना है, ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए और लोगों के साथ में बराबरी में दौड़ सके। तो ये बात को तो बाबा साहब अम्बेडकर, और यही बात बाबा साहेब के नाम के साथ जब बैंक खड़ी होती है तो उसे सार्थक बना देती है। बिल्कुल होती है जी। हम आपको एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि जो कमजोर तबका होता है, बाबा साहेब के साथ और उनके टारगेट पर जो लोग रहे, उनमें मार्जिनलाइज कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रही, और वो भी जिन्हें लोगों ने ऐसी जगह पर, हाशिए पर, ऐसी जगह पर डाल कर रखा जिनके पास साधन संसाधन कुछ नहीं। लेकिन जब हम स्वतंत्र भारत में आए तो स्वतंत्र भारत में आने के बाद जो स्थितियां बननी चाहिए, हर एक नागरिक को समानता का अवसर दिलाना, यह हमारे प्रेम्बल में भी आता है। तो उसे विकास का, उसके समानता का, उसके आर्थिक समानता का अवसर कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके साधन संसाधन कहीं और से जुटाए जाएंगे, और ये साधन संसाधन यदि कोऑपरेटिव बेसिस पर जुटते हैं तो फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का साथ लेकर ये संसाधन मजबूत भी होते हैं और ये काम आगे भी बढ़ता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ये जो सफर है, बस इसी आधार पर चलता है कि सब एक दूसरे का साथ दे, और कोऑपरेटिव सेक्टर ये ऐसा सेक्टर है कि जिसके आधार पर हर कोई कमजोर व्यक्ति अपने आप को मजबूत बना सकता है और मजबूती से उभर भी सकता है, और अपने पूरे समुदाय को भी उभार सकता है और अपने आसपास के सारे जीवन को बेहतर बना सकता है।
आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ये समूह है और इस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में संचालक मंडल का चुनाव होना है और ये चुनाव के वे उम्मीदवार हैं और इनमें कुछ वे भी संचालक हैं जो संचालक इस समय संचालक मंडल का हिस्सा है। हमारे साथ जो बैठे हैं आप हैं एडवोकेट मिलिंद गाणार साहब जो कि वरिष्ठ संचालक हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के और इनसे ये बातचीत करेंगे कि इस वक्त इस चुनाव में वे किस समझ के साथ जा रहे हैं। एडवोकेट साहब, बैंक का चुनाव होने वाला है संचालक मंडल का और संचालक मंडल के चुनाव में इतनी सारी मंडली के साथ आप फिर चुनाव मैदान में हैं और हमने जो अभी अभी एक पर्चा देखा उसमें ये भी पता चला कि ये सहकार पैनल है आपका, तो क्या सोच रहे हैं कि किस समझ के साथ इस चुनाव का हिस्सा बने? सबसे पहले मैं हमारे बैंक के जितने भी मेंबर्स हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले चुनाव में मुझे और मेरे सहकार पैनल को सेवा करने का मौका दिया है और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी टीम ने और मैंने वो सारी जो बातें थी हमने पूरी करने की कोशिश की और ऐसे करते वक्त हमारे साथ में कुछ जो लोग थे, जो संचालक थे, वो हमें आधे रास्ते में ही छोड़ गए। मैं उनके परिवार के साथ अपनी पूरी हमदर्दी रखता हूँ। जैसे हमारे बैंक के उपाध्यक्ष TN कोटांगले साहब, आदरणीय भैया साहब शेलारे, डॉक्टर सेवक गजबीये, आदरणीय नाना साहब शिंदे, ऐसे 4 संचालक हमारे बीच में नहीं रहे। हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं, आप इस बात को समझिएगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक है और एक ऐसा बैंक जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस नाम के साथ ये वित्तीय क्षेत्र में एक लीडिंग बैंक है, एक अच्छा बैंक है कि जिस बैंक ने अपने आप को हमेशा प्रगति पथ पर रखा है। एडवोकेट साहब, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। मैं सहकार पैनल के मेरे जितने भी मेंबर्स थे मेरे साथ में, मैंने उनको सभी को एक बात तो मैंने बहुत क्लियर किया था, आप लोगों को मौका मिला है, लोगों ने आप पर विश्वास दर्शाया है। मतलब पिछली बार जब आपको पिछली बार चुनाव में सफलता मिली, उन्होंने आप पर यकीन रखा है, आप पर विश्वास किया है, उस विश्वास को सार्थ करना है। तुम्हें बदलाव के लिए मौका दिया गया है, एक घुमाव देना है सारे सिस्टम को, जो एक दकियानुसी सिस्टम जो चल रही थी उसको बदलना था। और मैं बड़े गर्व के साथ बताता हूं कि मैं मिसेस चंद्रिकापुरे मैडम जी, ये मेरे साथ में थी, पवार सर, ये सब हमारे जितने भी बड़े मेंबर्स थे ना ये बोर्ड के, ये लोगों ने इतनी मेहनत की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उसके मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने वो क्या बदलाव था, मतलब जो बदलाव आपके रिजिम में आने से पहले नहीं था और अब वो बदलाव दिखाई देता है? पुराने लोगों में एक बात थी कि वो चाहते थे कि जैसा जो पहले बही खाता जो लिखा जाता था ना वैसे ही चलता रहे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता तो पारदर्शिता ज़्यादा आती है, और अगर बही खाता रहता है तो कभी भी मतलब रोकड़ बही को टेली सॉफ्टवेयर पे ना डाले, ऐसा सोचते थे। ये है, हाँ। वो हो सकता है कि उनके और मेरे उम्र का फर्क हो, ये तो पीढ़ियों का अंतर रहेगा। हाँ, मैं गजबीये साहब का बड़ा आदर करता हूँ, ऐसा ही नहीं, ही इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, मैं बड़ा आदर करता हूँ उनका। तो लेकिन एक फ़र्क होता है ना कि मैं और मेरे बेटे में फ़र्क है। वो मुझे बोलता है, अरे डैडी आप छोड़ो, मुझे क्या बता रहे हो आप। तो वैसा शायद मेरा ये रहा हो, लेकिन मुझे तो ये था कि नहीं, टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बात के लिए हमेशा गानार साहब ने भी ये कि नई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसे इस्तेमाल करो, वो आपके बेटरमेंट के लिए आ रही है। तो अभी इन दिनों में टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल इसमें शुरू हो गया बैंक में? उसका मैं आपको ने ये आंकड़ों के हिसाब से बता सकता हूँ जी। देखिए, हमने पूरा कंप्यूटराइजेशन कर दिया बैंक का, 100% कंप्यूटराइजेशन हो चुका है हमारा सारे तीनों ब्रांच में और हेड ऑफिस में। अच्छा। मैं 2015 से मैं इस बात की कोशिश कर रहा था कि हमारे बैंक में सेंट्रलाइज चेक क्लियरिंग का काम हो। 2015 से, जब से मैंने वो उससे पहले नहीं होता था। नहीं,
एक बात बताइए फुले साहब, अगर आप चेक क्लियरिंग यानी सेंट्रलाइज अगर नहीं है और ब्रांच में हो रहा है तो वैसा आप फोन कर देंगे, अरे मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में पैसा रुक दे। अभी वैसा नहीं होता ना। अब यहाँ तो क्लियरिंग है, यहाँ पर पैसा अगर खाते में है तो आपका खाते में से पैसा वो चेक क्लियर हो जाएगा, नहीं है तो चेक वापस चला जाएगा। कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ये सारी चीज़ें करके रखे थे, तो वो तो गलत बात है। इस सिस्टम को आपने बदल दिया। मैंने तो वो सिस्टम ही बदल दिया। अच्छा। लेकिन मुझे ये बदलने के लिए भी 4 से 5 साल लग गए मुझे। अच्छा। वो 5 साल लगे क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे ना। तो अभी अभी वो क्या बातें हैं जिसके साथ आप इस चुनाव में हैं? मैं इस चुनाव में, ये देखिए, मैं पिछले बार मैंने आपके चैनल पे बैंक के सभी मेंबर्स को मैंने वादा किया था कि मैं अगर मेरा पैनल अगर चुनकर आता है तो मैं कोई भी पोस्ट पे नहीं रहूँगा। वो वादे पे मैं खरा उतरा हूँ। अच्छा, संचालक मंडल के किसी पोस्ट पर? संचालक मंडल के किसी भी पोस्ट पे मैं नहीं रहूँगा, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे कोई कमेटी का मेंबर हो, मैं नहीं रहूँगा। लेकिन पिछले अभी 2 साल पहले प्रोफेसर वानकर साहब ने ये कहा कि नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कमेटी में तू चाहिए, तुझे रहना पड़ेगा। वो मैं उसका लेटर निकाल रहा हूँ। अब उनकी उम्र का और उनका लिहाज करते हुए मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कमेटी में आने के बाद, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास उसके फिगर्स है। 2019 के पहले हमें सिर्फ 10 करोड़ पे सिर्फ 7 लाख रुपए मिले थे। अच्छा। हाँ, इन्वेस्टमेंट के। लेकिन 19-20 में, सन 2019-2020 में हमने जो इन्वेस्टमेंट किए उस पे मुझे 20 लाख रुपए मिले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, जो बैंक का प्रॉफिट हुआ है। 2020-21 में 57 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसमें। 2021-22 में 15 लाख रुपए का हुआ है। और ये प्रॉफिट जो हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इसके अलावा इन सिक्योरिटीज में मुझे जो ब्याज मिलता था 6%, 7%, 6.5%, जो भी हो, वो ब्याज भी मिला है। मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा मैं दूसरी जगह में इन्वेस्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जबकि कुछ लोग का ये कहना था कि नहीं नहीं, हम शेयर मार्केट में भी या म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डालते, जो आरबीआई मना करती है नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मतलब आपने वो काम किया है जो आरबीआई के नॉर्म्स में आता है। यस। मैंने खास बात, मैंने कोई भी जो सिक्योरिटी है वो अवेलेबल फॉर सेल यानी एएफएस नहीं रखा। मैंने सारी की सारी हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी मैंने अगर खरीदा वो 5 साल के लिए खरीदा हूँ तो 5 साल के लिए रखा हूँ मैंने। उसमें मुझे ब्याज भी मिलेगा। और अगर मुझे मान लो अगर मुझे बेचने की अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर 100 रुपये की अगर सिक्योरिटी अगर 101 रुपये अगर बनता है तो वो 100 रुपये 1 करोड़ की अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे 1 लाख रुपये मिलता है, ऊपर मिलता है कि नहीं। तो मैं ये किया हूँ। मैंने बैंक का उसमें प्रॉफिट मैंने देखा हूँ। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ कभी नहीं रखा मैंने। अच्छा, लेकिन एक बात पिछली बार ये भी आई थी कि हम ही एक न्यूज़ के कवरेज में थे और ऐसे में एक न्यूज़ ये भी हमने कवर कर ली थी कि आपके पास में ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक एटीएम की शुरुआत करने जा रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये मैंने लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था, मैं मेरे सारे मेंबर्स को मैं माफ़ी में चाहता हूँ कि मैं ये रिजिम में ही उसे चालू करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध का बोलो या दबाव की वजह से बोलो, मैं कुछ उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बात बनते बनते रह गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो प्रपोजल आगे बढ़ाया हूँ। अभी आरबीआई की और एनपीसीआई की सिर्फ परमिशन आना बाकी है। जिस दिन वो परमिशन आ गई दूसरे दिन एटीएम सेंटर शुरू हो जाएगा, एटीएम बैंक में चालू हो जाएंगे। अच्छा, इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ आज भी। ये सारा प्रोसेस मैं कर चुका हूँ और इसके लिए मुझे किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय बैंक के सीईओ के। उसने मुझे साथ दिया। वो ये बोलता था कि सर ये करना चाहिए, हमने कस्टमर को सुविधा देना चाहिए। वही मेरा भी ये था कि नहीं, कस्टमर को सुविधा देना चाहिए। हम उन्हीं के लिए बैठे हैं, उन्हीं से हमारी बैंक चल रही है, उन्हीं से हमें प्रॉफिट मिल रहा है। हमारा तो धंधा ब्याज का है ना। बिल्कुल, बैंक तो यही करता है। बैंक यही करता है। तो ब्याज अगर हम उनसे नहीं कमाएंगे, उनको सुविधा नहीं देंगे तो वो ब्याज नहीं देंगे। तो इसके लिए मुझे बड़ा कभी कभी अफसोस होता है कि इन्हें ये बेसिक चीज़ों के लिए कुछ लोग विरोध करें या अपोज करें, कुछ ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक बात और भी समझ रहे हैं कि सहकार पैनल को
पिछली बार लोगों ने बड़ा अच्छा प्रतिसाद दिया। जी इस बार आप सहकार पैनल के साथ में फिर एक बार चुनाव में आ रहे हैं। जी हमने इस बार देखा है कि जो बैंक का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक नयापन दिखाई देता है। जी जी क्या ब्रांच का ऑफिस भी वही है, मेन ऑफिस भी वही है, क्या है क्या, या फिर वो अलग अलग आपने बनाया है, या उसी को ब्रांच के रूप में ट्रीट करते हैं आप? हमारे जो पहले जो हम जहाँ बैंकिंग करते थे तो लैंडलॉर्ड से हमारा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और उन्होंने वो ज़मीन बेच दी बिल्डर को। तो बिल्डर ने फिर कोर्ट में केस डाला और हम बोलते रहे उस समय चेयरमैन को कि सर ये देखिए, ये आंग पे आने वाली बात है। कोर्ट से अगर जिस दिन भी कभी डिक्री आ गई तो हमें कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। और पुलिस साहब सचमुच वही हुआ। कोर्ट से डिक्री आ गई थी बैंक खाली करने की। वो तो ये समझ लीजिए कि भाई चलो ठीक है, समझा बुझा के अरे ठीक है कर देंगे यार, हो जाता है। वो वक्त पे वो बात संभाली गई। लेकिन जैसे हम लोग सहकार पैनल के लोग चुनकर आए, हमने एक पॉइंट हमारा प्रोग्राम था कि हमारे पास हमारी अपनी ज़मीन है, हमारा अपना प्लॉट है, हमने क्यों नहीं बनाना चाहिए हमारी बिल्डिंग। ठीक है, हमने वो बिल्डिंग बनाना सोच के लिए समता पैनल के लोगों ने 10 के 10 लोगों ने 10 के 10 लोग जो चुनकर आए थे उन्होंने बाकायदा उसका विरोध किए। बोर्ड मीटिंग में 27/4/2018 की मीटिंग में उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध करके उन्होंने बाकायदा एक लेखी कंप्लेंट डीडीआर को दिए और उन्होंने ये कहा कि ये बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए। डीडीआर ने भी भाई देखा कि मामला काफ़ी संगीन है, 11 लोग समता सहकारी पैनल के और 10 लोग समता पैनल के, तो बड़े कांटे की टक्कर में है दोनों। तो उन्होंने हियरिंग रखे और उन्होंने बुलाए। तो उस समय हियरिंग के लिए तो और तो कोई गया नहीं, फिर मैं था और मेरे एक सहकारी थे और मेरे सीईओ थे। हम लोग गए, हम लोग ने बोले कि भाई हमारे पास हमारे बैलेंस शीट में पैसा है, हम बना सकते हैं और हमें बनाना है, हमको ज़रूरत है जगह की। कल अगर समझो बैंक पर अगर डिक्री अगर एग्जीक्यूट होती है और हमारा सामान अगर बाहर फेंका जाता है, उसके लिए ये अगर जिम्मेदारी लेते तो हम उसके लिए तैयार हैं। जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। डीडीआर का कहना था भाई आपके बैलेंस शीट में पैसा है, बिल्डिंग फंड है, आप बांध सकते हो। बैंक की बिल्डिंग इमारत खड़ी हो जाना चाहिए और वो भी दीक्षा भूमि के सामने। हमारा तो प्लॉट है, हमने वहां खड़ा कर दिए। किसी ने भी वहां पर ये आकर कभी कोई सजेशन नहीं दिया कि बिल्डिंग में ये करो, वो करो, ऐसा बनाओ या इस तरीके से बिल्डिंग होना चाहिए, कभी नहीं। तो मुख्य कार्यालय का काम भी वहीं चलता है और बैंकिंग भी वहीं चलता है। हमारे सेकंड फ्लोर पे हेड ऑफिस है हमारा और फर्स्ट फ्लोर पे ब्रांच ऑफिस है हमारी, जहाँ पर हमारे पास लॉकर्स भी है। हमने लॉकर्स भी वहाँ पर ये किए। ये मेरे रेजिम में हमने चालू कराया। बड़ा गर्व से बताने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने लक्ष्मीनगर ब्रांच में वहाँ पर लॉकर्स भी चालू कराए। सारे लॉकर्स फुल है आज की तारीख में। आप लोगों को सुविधा दीजिए तो वो आते हैं तुम्हारे पास, मांगते हैं सुविधा। 2015 में हमारे पास बैंक के सिर्फ 180 यानी 1,80,00,000 रुपए हमारा शेयर कैपिटल था। अच्छा, ठीक है। आज के तारीख में मेरे पास 3,20,00,000 का शेयर कैपिटल है। यानी मेरे पास आज की तारीख में 4,500 मेंबर बढ़ गए साहब। 4,500 लोगों 4,500 लोगों ने और मेरे बैंक पर विश्वास जताया है, हमारे पर विश्वास जताया सहकार पैनल पे कि हम कुछ कर सकते हैं, ये करेंगे आगे भी, ये विश्वास उन्होंने जताया। दूसरा, पिछले रिजीम में जो 11 करोड़ 11 करोड़ एनपीए था, 32 करोड़ की बैंक, उसमें 11 करोड़ का एनपीए, आप समझिए, जो लोगों से छुपा कर रखा गया, लगभग आधा। हाँ, लगभग आधा लोगों से, मेंबर से छुपाया गया था। मैंने उसमें से 6.5 करोड़ रुपए रिकवर किया हूँ। ऐसे अकाउंट है साहब जो बात करने को तैयार नहीं थे। मतलब ये एनपीए भी घटाने में हाँ। आपने बहुत बड़ा काम किया है साहब। हमने एनपीए जो घटाया है
वो तकरीबन 45% का एनपीए था, तकरीबन, कम भी हो सकता है, 40 से 45%। आज वो एनपीए कितना है? 16%। और ये 2 महीने में, अभी मार्च महीने में हमारा टारगेट है कि वो 10 तक आ जाए। देखिए अभी आप लोग की अगर ये दोस्तों की दुआ रही तो वैसे भी हो जाएगा ये। यदि अगर हम समझना चाहें कि इस वक्त में लोग सहकार पैनल पर फिर विश्वास क्यों जताएं, तो हाँ, क्या मैं कहें? बिल्कुल बताता हूँ। हमने हमारे बैंक में जो हमने लोन एडवांसेस जो दिए, लोन जो बांटे ना हमने तकरीबन 32 करोड़ का लोन बांटे हमने, तकरीबन 32 करोड़। और उस 32 करोड़ में से हमने जो प्रॉफिट कमाए, उस प्रॉफिट में से हमने तकरीबन 2.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ तक हमने बाकायदा प्रोविजंस किए हैं कि कल अगर समझो हमारे बैंक में अगर कोई मुसीबत आती भी है तो हमारी बैंक पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे ताकत के साथ खड़ी रहेंगी कि लोग अगर बोलते कि हमें हमारा पैसा चाहिए, ये आपका पैसा है साहब। हमने हमारे बैंक को ऐसे मुसीबत से निकाला है कि आप यकीन नहीं कर सकते। हमारे बैंक पे कुछ लोगों ने तो नजर गड़ाए हुए थे कि इन बोर्ड के मेंबर्स को कुछ समझता है नहीं, तो इन लोगों को यूं ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो एक ऑडिटर को हाथ में पकड़कर कुछ लोगों ने बैंक का डी लाइसेंसिंग करने का काम अपने हाथ में लिए थे। ये सबसे बुरी बात है, ये सबसे गंदी बात है। बैंक का जो करार जो होता है वो तकरीबन 9% और 9% के ऊपर चाहिए, तो बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो स्ट्रांग रहती है। उन्होंने कौन सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया, कौन सी अकाउंटेंसी इस्तेमाल की, बैंक का करार उन्होंने निकाला सिर्फ 1.34%। अगर ये आरबीआई अगर देखती है तो आरबीआई बोलती है कि भाई आपके बैंक को ताला लगाओ। तो ये बड़ा खतरनाक खेल था ये उस समय का। हमको ये सारी चीजों से बैंक निकालने के लिए हमको 2 साल लग गए। मतलब 15 के बाद 17 तक? नहीं जी, नहीं, ये तो 2020-21 की बात बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, बड़ा घटिया राजकारण खेला गया है ये, बहुत घटिया। मेरे बैंक की नेटवर्थ यानी मेरी जो ताकत थी वो 4 करोड़ रुपए थी। अभी मांगो तो मैं दे सकता हूं, इतनी थी। उन्होंने क्या निकाले कि सिर्फ 34 लाख है। अरे रिलेवेंस कहीं तो बिठाओ। हमने ये सारी चीजें पूरा इतना बड़ा पुलंदा दिए थे हमने, डीडीआर के पास दिए और डीडीआर को बताया, आरबीआई को भी बताया हमने कि ये देखिए ये सारे आंकड़े हैं, ये सारी चीजें हो चुकी है। उस चीजों का आज के तारीख में, आज के ऑडिट में कहीं भी यानी कोई भी ऑडिट नोट नहीं बन सकती उसकी जिसका हमें कंप्लायंस करना पड़े। इतना घटिया जो राजनीति की गई है ये अंबेडकर बैंक के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने अभी सहकार पैनल किस विजन के साथ इस चुनाव में थे? हम तो इस विजन से, हमारे बैंक पर तो कोई नजर तो नहीं डाल सकता। हम उतने विजिलेंट हैं, हम दक्ष हैं उतने। हम लोगों के सामने जाएंगे। हमारे पास हमारे अपने बहुत सारा आज के तारीख में ये है जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड पर्सन है, हम उसको यानी कम से कम यानी ब्याज दरों पे हम उसको लोन उपलब्ध करके देना चाहते हैं। और साथ ही जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से जो केसेस आती है, हम उनके साथ हमारा टाई अप करना चाहते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ नेशनलाइज बैंक की क्यों ले, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? बिल्कुल है, हम कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको कम से कम ब्याज रेट पे, कम से कम यानी जैसा आज अगर मेरा बैच का, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 7% मेरा अगर बैच का रेट है डिपॉजिट्स का, तो मैं सिर्फ 7.5% लूंगा उनसे, आधा टक्का ज़्यादा लूंगा क्योंकि मुझे बैंक के ओवरहेड्स भी देखना है। वो रेट पे मैं उनको लोन उपलब्ध कराऊंगा जिससे वो हायर स्टडीज या फॉरेन ओवरसीज स्टडीज वो कर सके। क्या ऐसा सोचते हैं कि बैंक की शाखाओं का विस्तार भी होना चाहिए? बैंक के विस्तार के लिए आरबीआई के कुछ नॉर्म्स है, वो फुलफिल करने के लिए मुझे
बहुत क्लियर सत्ता चाहिए, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। मुझे क्लियर एक मेरे लोगों को आप चुनकर दीजिए, ये काम आने वाले सालों में अगर नहीं कर दो तो आप मुझे बोल दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है क्या करना है वहाँ पर। मेरा विजन बड़ा क्लियर है इस मामले में। बहुत सारे लोगों जो ई रिक्शा, आज हमारे बैंक में सबसे ज़्यादा ई रिक्शा की केसेस हो रही है पूरे नागपुर शहर में। और आपको एक बात और बता दूं, ई रिक्शा की एक भी केस, एक भी ओवरड्यू नहीं है। बड़ी ईमानदारी से वो अपने पैसे भरते हैं, बड़ी ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, उससे उनके फैमिली की लाइफस्टाइल सुधर गई है। तो चेयरमैन को भी ये बात थोड़ी समझना चाहिए कि जो लोग हमारे बैच का धंधा जो करते हैं, हमारे जो रिकवरी के जो लोग हैं, उनसे पहले सलाह मशवरा करें कि भाई ये केस अगर मेरे पास आती है तो मैं इसमें कितना छूट दे सकता हूँ। तो मोटे छोटे पूरी की पूरी छूट दे दूंगा ऐसा नहीं होता ना, लाखों रुपए। मैं शायद ये मुंह पर बोल देता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी बुरा भी बन जाता हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मेरे बैंक के अगर हित में अगर कोई बात नहीं है तो मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चलिए, अगर हम इस बातचीत को पूरा करना चाहे तो सहकार पैनल की ओर से क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी आने वाले दिनों में मैं बैंक के और 2 मंजिल बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं डेटा सेंटर बनाना चाहता हूँ। IT का मेरे पास प्रोफेशनल मेरे पास है, जहाँ से बैंक की ज़्यादा इनकम और होंगी। मैं ये कहना, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो सहकार पैनल के जो लोग हैं, ये सारे के सारे नए जोश के लोग हैं। किसी की भी उम्र 85-90 साल नहीं है। उनको सबको ठीक से सुनाई देता है, सबको व्यवस्थित काम करने की क्षमता है उनमें। तो मैं आप लोग को ये आश्वासित करना चाहता हूँ, मैं आपको बैंक में वो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा जो कॉर्पोरेट लेवल पे होता है। मैं आपको वो नया ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा जो आप सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक्स में और प्राइवेट बैंक्स में सोचते हैं। मैं वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैं कोऑपरेटिव बैंक में बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जितने भी सहकारी लोग हैं, मेरे साथ में जो पैनल के जो मेरे बाकी जो सदस्य जो लोग हैं, उनमें सब में ये कल्पकता है, ये कल्पनाशील जो लोग हैं, उनमें ये सारे, उनमें जो बातें हैं ना, वो अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी सारे शेयर होल्डर से, सारे सभासदों से मेरी आपसे नम्र विनंती है कि आने वाले जो चुनाव हैं, जो 12 मार्च को होने जा रहे हैं, उसमें आप फिर से सहकार पैनल के लोगों को आपकी सेवा करने का मौका देंगे। और पिछले बार हमने जो पूरे जो ये किए हैं प्रॉमिसेस, जो हमने पूरे किए हैं, और एक आध अगर प्रॉमिसेस अगर रह गई हो तो हम आपसे माफ़ी भी चाहते हैं, लेकिन उसको हमने पूरा करने के लिए हमें एक मौका और ज़रूर दीजिए। इतना कहता हूँ और अपने 2 शब्द में समाप्त। हम इस समय बातचीत कर रहे थे एडवोकेट मिलिंद गाणार साहब से। ये मौका है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के आम चुनाव का, जो संचालक मंडल का चुनाव होता है। इस बातचीत को यहाँ रोकेंगे, लेकिन एडवोकेट साहब, आपने हमसे ये बातचीत की, इस बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।